हेलो दोस्तों, आज हम 7वीं क्लास का फर्स्ट चैप्टर हजारों वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। मैंने 6 क्लास एनसीईआरटी पूरा कंप्लीट करवा चुका हूँ। उसका मैं एक शॉर्ट नोट्स या शॉर्ट वीडियो लेकर आऊँगा, जो कि एक ही वीडियो में पूरा रहेगा। चलिए इसको मैं शुरू करता हूँ। ये वाला प्राचीन हिस्ट्री के था 6 और ये मध्य हिस्ट्री से इसमें रहेगा। चलिए इसमें दिया हुआ है मानचित्र फर्स्ट। 12वीं सदी के भूगोलवेत्ता अल-अदरीसी का बनाया हुआ दुनिया के नक्शे का एक हिस्सा, जिसमें भारतीय उपमहाद्वीप को भूमि से समुद्र तक दिखाया गया है। मानचित्र फर्स्ट और 2 पर नज़र डालिए। मानचित्र 1 अरब भूगोलवेत्ता अल-अदरीसी 1154 में बनाया था। यह जो नक्शा दिया गया था वह उसके द्वारा बनाए गए दुनिया के सबसे बड़े मानचित्र का एक हिस्सा है और भारतीय उपमहाद्वीप को दर्शाता है। मानचित्र 2 का एक फ्रांसीसी मानचित्रकार ने 1720 में बनाया था। दोनों नक्शे एक ही इलाके के हैं, मगर उसमें काफ़ी अंतर है। अल-अदरीसी के नक्शे में दक्षिण भारत उस जगह है जहां हम उत्तर भारत ढूंढेंगे और श्रीलंका द्वीप ऊपर की तरफ है। जगहों के नाम अरबी में दिए गए हैं और उसमें कुछ जाने पहचाने नाम भी हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश के कन्नौज। मानचित्र 2 पहले मानचित्र में बनने से लगभग 600 वर्ष पहले बनाया गया है। इस कालावधि में उपमहाद्वीप के बारे में सूचनाएं काफ़ी बदल गई थी। यह नक्शा हमें ज़्यादा परिचित लगेगा। उसमें विशेषकर तटीय इलाकों के बारीकी ब्यौरे देखकर आश्चर्य होता है। यूरोप के नाविक तथा व्यापारी अपनी समुद्री यात्रा के दौरान इसी नक्शे का प्रयोग किया करते थे, जो कि एक और देख लीजिए, जो 1720 में जो लिखा गया है। 18वीं सदी के आरंभ में गिब्सन द लिस्ले के नाम जो था, सेकेंड वाला जो मैप था, गिब्सन द लिस्ले नामक ने लिखा था और फर्स्ट 1154 में भूगोलवेत्ता अल-अदरीसी ने लिखा था। अल-अदरीसी के जो मैप था उसमें जो कि श्रीलंका उत्तर में दर्शाया हुआ था। ये देखिए, यहाँ पर श्रीलंका ऊपर की ओर है और इसमें श्रीलंका दक्षिण की ओर है। इसे फर्क है सिर्फ। चलिए आगे देखिए। इतनी ही महत्वपूर्ण एक और बात यह है कि दूसरे युग तक मानचित्र अंकन का विज्ञान भी बदल गया था। इतिहासकार जब बीते युगों के दस्तावेजों, नक्शों और लेखों का अध्ययन करते हैं तो उनके लिए उन सूचनाओं के संदर्भ का उनकी भिन्न भिन्न ऐतिहासिक पृष्ठभूमियों का ध्यान रखना जरूरी होता है। नई और पुरानी शब्दावली। अगर समय के साथ साथ सूचनाओं के संदर्भ बदलते हैं तो भाषा और अर्थों के साथ साथ क्या होता है। ऐतिहासिक अभिलेख कई तरह की भाषाओं में मिलते हैं और ये भाषाएं भी समय के साथ साथ बहुत बदली है। उदाहरण के लिए मध्य युग की फारसी आधुनिक फारसी भाषा से भिन्न है। यह भिन्नता सिर्फ व्याकरण और शब्द भंडार में ही नहीं है, समय के साथ शब्दों के साथ भी बदल जाते हैं, यानी समय के साथ शब्द बदल जाते हैं। उदाहरण के लिए हिंदुस्तान शब्द लीजिए। आज हम इस आधुनिक राष्ट्र भारत के अर्थ लेते हैं, जो 13वीं सदी में जब फारसी की इतिहासकार मिन्हाज ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था तो आशय पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाकों से था। उसने इस शब्द का राजनीतिक अर्थ में उन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आते थे। सल्तनत के प्रसार के साथ साथ इस शब्द के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र भी बढ़ते गए, लेकिन हिंदुस्तान शब्द में दक्षिण भारत का समावेश कभी नहीं हुआ। इसके विपरीत 16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग उपमहाद्वीप में भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया। यह प्रयोग 14वीं सदी के कवि अमीर खुसरो द्वारा प्रयुक्त शब्द हिंद ही कुछ समान था, मगर जहां भारत
को एक भौगोलिक और सांस्कृतिक सत्य के रूप में पहचाना जा रहा था, वह हिंदुस्तान शब्द से वे राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ नहीं जुड़े थे जो हम आज जोड़ते हैं। किसी भी शब्द का प्रयोग करने में इतिहासकारों को बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि अतीत में उन शब्दों के कुछ अलग ही अर्थ थे। उदाहरण के लिए विदेशी जैसा सीधा साधा शब्द ही ले लीजिए। हमारे लिए आज का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जो भारतीय न हो। मध्य युग में मानो कि किसी गांव में आने वाला कोई भी अनजान व्यक्ति जो उस समाज या संस्कृति का अंग न हो, विदेशी कहलाता था। ऐसे व्यक्ति को हिंदी में परदेशी और फारसी में अजनबी कहा जा सकता है। इसलिए किसी नगरवासी के लिए वनवासी विदेशी होता था, किंतु एक ही गांव में रहने वाले दो किसान अलग अलग धार्मिक या जाति परंपराओं से जुड़े होने पर भी एक दूसरे के लिए विदेशी नहीं होते थे। इतिहासकार और उनके स्रोत। इतिहासकार किस युग का अध्ययन करते हैं और उनकी खोज की प्रकृति क्या है, इसे देखते हुए वे अलग अलग तरह के स्रोतों का सहारा लेते हैं। उदाहरण के लिए पिछले साल आपने गुप्त वंश के शासकों और हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा है। इस पुस्तक में हम मोटे तौर पर 700 से 1750 ईस्वी तक लगभग हजारों साल के बारे में पढ़ेंगे। इस काल के अध्ययन के लिए इतिहासकार जिन स्रोतों का प्रयोग करते हैं उसमें से बहुत सी बातें ऐसी मिलेगी जो पिछले युग से वैसे ही चली आ रही है। इतिहासकार इस काल के बारे में सूचना इकट्ठी करने के लिए अभी भी सिक्कों, शिलालेखों, स्थापत्य, भवन निर्माण कला तथा लिखित सामग्री पर निर्भर करते हैं, पर कुछ बातें पहले से काफ़ी भिन्न भी है। इस युग में प्रमाणिक लिखित सामग्री की संख्या और विविधता आश्चर्यजनक के रूप में बढ़ गई। इसके आगे इतिहासकार सूचनाओं के दूसरे प्रकार के स्रोतों का इस्तेमाल धीरे धीरे कम करने लगे। इस दौरान कागज क्रमशः सस्ता होता गया और बड़े पैमाने पर उपलब्ध भी होने लगा। लोग धर्म ग्रंथ, शासकों के वृत्तांत, संतों के लेखन तथा उपदेश अर्जियां, अदालतों के दस्तावेज, हिसाब तथा करों के खाते आदि लिखने में इसका प्रयोग करने लगे। धनी व्यक्ति, शासक, जन, मठ तथा मंदिर पांडुलिपियां एकत्रित किया करते थे। इन पांडुलिपियों को पुस्तकालय तथा अभिलेखागारों में रखा जाता है। इन पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों से इतिहासकारों को बहुत सारी विस्तृत जानकारी मिलती है, मगर साथ ही इनका उपयोग कठिन है। उन दिनों छापेखाने तो नहीं थे, लेकिन लिपिक या नकलविश हाथ से ही पांडुलिपियों की प्रकृति बनाते थे। अगर आपने कभी किसी मित्र के गृह कार्य की नकल उतारी है तो आप जानते होंगे कि यह काम आसान नहीं है। कभी कभी अपनों मित्र की लिखावट समझ में नहीं आती होगी और आपको मजबूरवश अपने अंदाज में ही लिखना पड़ता होगा। क्या लिखा गया है, फलस्वरूप आपके लिखे में मित्र से लिखे कुछ छोटा मोटा फर्क होने लगता है। कागज का मूल्य। इन दो प्रसंगों की तुलना कीजिए। 13वीं सदी के मध्य में एक विद्वान को एक पुस्तक की प्रतिलिपि की जरूरत पड़ी। उसके पास उतना कागज नहीं था, इसलिए उसने एक ऐसी पांडुलिपि को ढो डाला जिसकी उसे ज़रूरत नहीं थी और उसके कागज को सुखाकर उसका इस्तेमाल कर लिया। एक सदी बाद अगर आप बाज़ार से कोई खाद्य पदार्थ खरीदते हो तो हो सकता है कि आपकी किस्मत अच्छी होती और दुकानदार वह वस्तु कागज में लपेट कर देता। अभिलेखागार ऐसा स्थान जहां दस्तावेज और पांडुलिपि को संग्रहित किया जाता है। आज सभी राष्ट्रीय और राज्य सरकार के अभिलेखागार होते हैं, जहां वे अपने तमाम पुराने सरकारी अभिलेख और लेन देन के ब्यौरे रिकॉर्ड रखते हैं। ये देखिए,
यह एक लघुचित्र की प्रकृति है जिसमें एक लिपि किसी पांडुलिपि की नकल कर रहा है। इस चित्र का आकार 10.5 सेंटीमीटर है। इस छोटे आकार का कारण इसे लघुचित्र या मिनिएचर कहा जाता है। मिनिएचर कभी कभी इन लघुचित्रों का प्रयोग लेख में आई पांडुलिपियों को स्पष्टता प्रदान करने के लिए किया जाता था। ये इतने सुंदर होते थे कि आगे चलकर संग्रहणकर्ता अक्सर इन चित्रों को पांडुलिपियों से अलग करके बेचने लगते थे। महत्वपूर्ण अंतर आ जाते होंगे। पांडुलिपि की प्रतिलिपि बनाने में भी कुछ कुछ यही होता है। पांडुलिपि बनाने की लिपि छोटे मोटे फेरबदल करते रह चलते थे। कहीं कोई शब्द, कहीं कोई वाक्य, सदी दर सदी प्रतिलिपियाँ बनती रही और अंततः एक ही मूल ग्रंथ की भिन्न भिन्न प्रतिलिपियाँ एक दूसरे से बहुत ही अलग हो गई। इससे बड़ी गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई, क्योंकि आज हमें लेखक की मूल पांडुलिपियाँ शायद ही कहीं मिलती है। हमें बाद के लिपिकों द्वारा बनाई गई प्रतिलिपियों पर ही पूरी तरह निर्भर करना पड़ता है। इसलिए इन बात का अंदाज लगाने के लिए मूलतः लेखक ने लिखा था। इतिहासकारों को एक ही ग्रंथ के विभिन्न प्रतिलिपियों का अध्ययन करना पड़ता है। चित्र 2, लिखावट की भिन्न प्रकार। लिखावट की भिन्न प्रकार की शैली के कारण फारसी और अरबी पढ़ने में कठिनाई हो सकती है। नस्तलिपि बाईं ओर से वर्ण जोड़कर धारा प्रवाह रूप से लिखे जाते हैं। फारसी अरबी के जानकारों के लिए इन लिपि को पढ़ना आसान होता है। शिकस्त दाईं ओर अधिक संघन, संक्षिप्त और कठिन है। नस्तलिपि बाईं ओर से है और शिकस्त दाईं ओर से लिखा जाता है। कई बार लेखक स्वयं ही समय समय पर अपने मूल वृत्तांतों में संशोधन किया करते थे। 14वीं शताब्दी के इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने अपना वृत्तांत पहली बार 1356 में और दूसरी बार इसके 2 वर्ष बाद लिखा था, जो कि दोनों में अंतर है। लेकिन 1971 तक इतिहासकारों को पहली बार जो लिखा गया था वृत्तांत वो जानकारी ही नहीं थी। यह पुस्तकालय के विशाल संग्रह में कहीं दबा पड़ा था। नए सामाजिक और राजनीतिक समूह। सन 1700 से 1750 के बीच के हजारों वर्षों का अध्ययन इतिहासकार के आगे भारी चुनौती रखता है। मुख्य रूप से इसलिए कि इस पूरे काल में बड़े पैमाने पर और अनेक तरह के परिवर्तन हुए। इस काल में अलग अलग समय पर नई प्रौद्योगिकी के दर्शन होते हैं, जैसे सिंचाई में रहट, कताई में चरखे और युद्ध में अग्नेयशास्त्र, बारूद वाले हथियार, बाबर लाया था सबसे पहले, का इस्तेमाल। इस उपमहाद्वीप में नई तरह का खान पान भी आया, आलू, मक्का, मिर्च, चाय और कॉफ़ी। ध्यान रहे कि ये तमाम परिवर्तन नई प्रौद्योगिकियाँ और फसलें उन लोगों के साथ आए जो नए विचार भी लेकर आए। परिणाम स्वरूप यह काल आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों का भी काल रहा। अध्याय 5, 6 और 7 में आप इनमें से कुछ के बारे में जानोगे। इस युग में लोगों की गतिशीलता, एक स्थान से दूसरे स्थान तक आना जाना भी बहुत बढ़ गया था। अवसर की तलाश में लोगों के झुंड दूर दूर की यात्राएं करने लगे थे। इस उपमहाद्वीप में अपार संपदा और अपना भाग्य गढ़ने के लिए अपार संभावनाएं मौजूद थी। इस काल के जिन समुदाय का महत्व बढ़ा उसमें एक समुदाय था राजपूत, जिसका नाम राजपूत अर्थात राजा का पुत्र से निकला है। 8वीं से 14वीं सदी के बीच का नाम आमतौर योद्धाओं के उस समूह के लिए प्रयुक्त होता था जो क्षत्रिय वर्ण के होने का दावा करता था। राजपूत शब्द के अंतर्गत केवल राजा और सामंत वर्ग ही नहीं बल्कि वे सेनापति और सैनिक भी आते थे, जो पूरे उपमहाद्वीप के अलग अलग शासकों की सेनाओं में सेवारत थे। कवि और चारण राजपूतों की आचार संहिता प्रबल पराक्रम और स्वामिभिक्ति
का गुणगान करते थे। इस युग में राजनीतिक दृष्टि से महत्व हासिल करने के अवसरों का लाभ मराठा, सिख, जाट, अहोम और कायस्थ, मुख्य लिपिकों और मुंशियों का कार्य करने वाली जाति आदि समूहों ने भी उठाया। ये देखिए पर्यावास। पर्यावास इसका तात्पर्य किसी भी क्षेत्र में पर्यावरण और वहाँ के रहने वाले लोगों की सामाजिक, आर्थिक और जीवन शैली से है। इस पूरे काल के दौरान क्रमशः जंगल की कटाई हो रही थी और खेती के इलाका बढ़ता जा रहा था। कुछ क्षेत्रों का यह परिवर्तन अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक तेजी से और पूरे तौर पर हुआ। पर्यावास में परिवर्तन के कारण कई वनस्पतियों को मजबूर होकर अपना स्थान छोड़ना पड़ा। कुछ और वनवासी जमीन की जुताई करने लगे और कृषक बन गए। कृषकों के ये नए समूह क्षेत्रीय बाजार मुखियाओं, पुजारियों, मठों और मंदिरों से प्रभावित होने लगे। वे बड़े जटिल समाजों के अंग बन गए। उन्हें कर चुकाने पड़ते थे और स्थानीय मालिक वर्ग की बेकार करनी पड़ती थी। परिणामस्वरूप किसानों के बीच आर्थिक और सामाजिक अंतर उभरने लगे। कुछ के पास ज़्यादा उपजाऊ जमीन होती थी। कुछ लोग मवेशी भी पालते थे, यानी कि जानवर, मवेशी मतलब जानवर होता है। और कुछ लोग खेती से खाली समय में दस्तकारी आदि का कुछ काम कर लेते थे। जैसे जैसे समाज में अंतर बढ़ते गए, लोग जातीय और उपजातियों के में बंटे जाने लगे। उन पृष्ठभूमि और व्यवसाय के आधार पर उन्हें समाज में ऊंचा या नीचा दर्जा दिया जाने लगा। ये दर्जे अस्थायी नहीं थे। किसी जाति विशेष के सदस्य के हाथों से निकली सत्ता, प्रभाव और संसाधनों का नियंत्रण है। इसके आधार पर उसके दर्जे बदलते रहते हैं। एक ही जाति का किसी क्षेत्र में कोई दर्जा हो सकता है और किसी अन्य क्षेत्र में कोई और। अपने सदस्य के व्यवहार का नियंत्रण करने के लिए जातियां स्वयं अपने अपने नियम बनाती थीं। इन नियमों का पालन जाति के बड़े बुजुर्ग की एक सभा करवाती थी, जिसे कुछ इलाकों में जाति पंचायत कहा जाता था। लेकिन जातियों को अपने निवास में रहने के रिवाजों का पालन भी करना पड़ता था। इसके अलावा कई गांवों पर मुखियाओं का शासन होता था। मिल मिलाकर वे किसी राज्य की एक छोटी इकाई भर होती थी। क्षेत्र और साम्राज्य। चोल, तुगलक, मुगल जैसे बड़े बड़े साम्राज्यों के अंतर्गत कई सारे क्षेत्र आ जाते थे। दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन बलबन 1266 से 1287 की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति के उदाहरण के लिए अध्याय 2 में देखिए में एक विशाल साम्राज्य का शासक बनाया गया है, जो पूर्व में बंगाल, गौड़ से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान से गजनी तक फैला हुआ है। इसमें महत्वपूर्ण दक्षिण भारत द्रविड़ भी आ जाता है। गौड़ आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात आदि भिन्न भिन्न क्षेत्रों के लोग उनकी सेना के आगे। ये देखिए दिया हुआ है ये मानचित्र, जिसमें इसमें कुछ कुछ शहरों को दिखाया गया है। ये देखिए बगल में लिखा हुआ है, मिस्र के शिहाबुद्दीन उमरी द्वारा रचित ममालिक अल अबसर फी ममालिक अल अमसर के अनुसार मोहम्मद तुगलक के राज्य में किसी सल्तनत के अंतर्गत आने वाले प्रांत उनकी सेना के आगे पलायन कर जाते थे। इतिहासकार विजय अभियान के इन दावों को अतिशयोक्ति मानते हैं। साथ ही वे यह समझने की कोशिश भी लगे रहते हैं कि शासक लोग इन उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न भागों पर अपने अधिकार का उल्लेख क्यों करते रहते हैं। ये भाषा तथा क्षेत्र। सन 1318 में अमीर खुसरो ने इस बात पर गौर किया कि इस देश के हर क्षेत्र की एक अलग भाषा, सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, द्वार समुद्री, दक्षिण कर्नाटक के द्वार समुद्री, तेलंगानी आंध्र प्रदेश में, गुजरी गुजरात में, मवबरी तमिलनाडु, गौर बंगाली में, अवधी पूर्वी उत्तर प्रदेश में और हिंदवी दिल्ली के आसपास क्षेत्रों में बोली जाती है।
अमीर खुसरो ने आगे बतलाया कि यह भाषाओं के विपरीत एक भाषा संस्कृत भी है जो विशेष क्षेत्र की भाषा नहीं है। यह एक प्राचीन भाषा है जिसे केवल ब्राह्मण जानते हैं, आम जनता नहीं। सन 700 तक कई क्षेत्रों के अपने अपने भौगोलिक आयाम तय हो चुके थे और उनकी अपनी भाषा का संस्कृति विशेष स्पष्ट हो गई थी। अध्याय 9 में आपको इसके बारे में और अधिक जानकारी मिलेगी। ये क्षेत्र विशेष शासक राजवंशों से भी जुड़े गए थे। इन राज्यों के बीच काफ़ी टकराहट चलती रहती थी। कभी कभी चोल, खलजी, तुगलक और मुगल जैसे राजवंश अनेक क्षेत्रों में फैल एक विशाल साम्राज्य भी खड़ा कर लेते थे। ये सभी साम्राज्य समान रूप से स्थिर या सफल नहीं हो पाते थे। उदाहरण के लिए अध्याय 3 और अध्याय 4 के तालिकोन की तुलना कीजिए और खलजी और मुगल के शासन कितनी अवधि तक चले। 18वीं सदी में मुगल वंश पतन के ढलान पर फलस्वरूप क्षेत्रीय राज्य फिर से उभरने लगे, लेकिन वर्षों से जो सर्व क्षेत्रीय साम्राज्यों का शासन चल रहा था उसके क्षेत्रों में प्रकृति बदल गई थी। उन पर कई बड़े छोटे राज्यों का शासन चलता रहा था और उन राज्यों की बहुत सी बातें इस उपमहाद्वीप के अधिकतर भाग तक फैले इन क्षेत्रों को विरासत में मिली थी। इन तथ्य का पता करें उन कई परंपराओं से लगता है जो इन क्षेत्रों में उभरी थी। इन परंपराओं में कुछ एक दूसरे से भिन्न और कुछ एक समान है। ऐसी परंपराएं हमें प्रशासन, अर्थव्यवस्था के संबंध, प्रबंध, उच्च संस्कृति तथा भाषा के संदर्भ में मिलती हैं। सन 700 से 1750 के बीच 1000 वर्षों के इन विभिन्न क्षेत्रों में प्रकृति एक दूसरे से कटकर अलग अलग नहीं पनपी थी। हालांकि उनके चरित्र की अपनी विशेषताएं बनी रही, मगर समन्वय की सर्व क्षेत्रीय ताकतों का प्रभाव भी उन पर पड़ा था। पुराने और नए धर्म। इतिहास के जिन हजारों वर्षों के पड़ताल हम कर रहे हैं, इनके दौरान धार्मिक परंपराओं में कई बड़े परिवर्तन आए। दैविक तत्व में लोगों की आस्था कभी कभी बिल्कुल ही वैश्विक स्तर पर होती थी, मगर आम तौर पर इस आस्था का स्वरूप सामूहिक होता था। किसी दैविक तत्व में सामूहिक आस्था यानी धर्म प्रायः स्थानीय समुदाय के सामाजिक और आर्थिक संगठन से संबंधित होती थी। जैसे जैसे इन समुदायों का सामाजिक संसार बदलता गया, वैसे ही इन आस्थाओं में भी परिवर्तन आता गया। आज हम जिसे हिंदू धर्म कहते हैं, उनमें से भी इसी युग के महत्वपूर्ण बदलाव आए। इन परिवर्तनों में कुछ थे नए देवी देवताओं की पूजा, राजाओं द्वारा मंदिरों का निर्माण और समाज में पुरोहितों के रूप में ब्राह्मणों का महत्व बढ़ता तथा बढ़ती सत्ता आदि। संस्कृत ग्रंथों के ज्ञान के कारण समाज में ब्राह्मणों का बड़ा आदर होता था। इसने संरक्षक थे। नए नए शासकों को जो स्वयं प्रतिष्ठा की चाह में इन संरक्षकों का समर्थन होने के कारण समाज में इनका दबदबा और भी बढ़ गया। इस युग में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन भक्ति की अवधारणा के रूप में आया। इसमें ईश्वर की कल्पना एक ऐसे प्रेमल इष्ट देवी देवता के रूप में की गई थी जिस तक पुजारियों के विशद कर्मकांड के बिना ही भक्त स्वयं पहुंच सके। इस विषय में और साथ ही दूसरे परंपराओं के बारे में आपको अध्याय 8 में जानकारी मिलेगी। यही वह युग था जिसमें एक उपमहाद्वीप में नए नए धर्मों का भी आगमन हुआ। कुरान शरीफ का संदेश भारत में सबसे पहले 7वीं सदी में व्यापारियों और अप्रवासियों के जरिए मुसलमान कुरान शरीफ को अपना धर्म ग्रंथ मानते हैं। केवल एक ईश्वर अल्लाह की सत्ता को स्वीकार करते हैं, जिसका प्रेम, करुणा और उदारता अपने में आस्था रखने वाले हर व्यक्ति को गले लगाता है, चाहे वह उस व्यक्ति की सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। कई शासक इस्लाम और इसके विद्वान धर्मशास्त्रियों और न्यायशास्त्रियों अर्थात उलेमा के संरक्षण देते थे।
ही भक्ति इस्लाम के अनुयायी भी अपने धर्म की अलग अलग तरह की व्याख्या करते थे। मुसलमानों में कुछ शिया थे जो पैगंबर थे, जो दामाद अली के मुसलमानों का विधिसम्मत नेता मानते थे, और कुछ सुन्नी थे जो खलीफाओं के प्रभुत्व को स्वीकार करते थे। इस्लाम के आरंभिक दौर में इन धर्म का नेतृत्व करने वाले खलीफा कहलाते थे, और आगे भी इन परंपरा चलती रही। इस्लामी न्याय सिद्धांत, विशेषकर भारत में हनफी और शफी ऐसे सिद्धांत है कि विभिन्न परंपराओं में भी कई महत्वपूर्ण अंतर रहे हैं। ऐसे ही धर्म सिद्धांतों तथा रहस्यवादी विचारों को लेकर विविधताएं देखने को मिलती हैं। समय और इतिहास के कालखंडों पर विचार। इतिहासकार समय को केवल घड़ी या कैलेंडर की तरह नहीं देखते, यानी कि केवल घंटों, दिन या वर्षों के बीतने के रूप में ही नहीं देखते। उनका नज़रिया यह है कि समय सामाजिक और आर्थिक संगठन में आने वाले परिवर्तन को झलकता है। यह दिखलाता है कि विचारों और विश्वासों में कितना अस्थायित्व रहा है और कितना परिवर्तन आया है। यदि अतीत को समान विशेषता रखने वाले कुछ बड़े बड़े हिस्सों, युगों या कालों में बांट दिया जाए तो समय का अध्ययन कुछ आसान हो जाता है। 19वीं सदी में मध्य में अंग्रेज इतिहासकारों के बड़े भारत के इतिहास को 3 युगों में बांटा: हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। यह विभाजन इस विचार पर आधारित है कि शासकों का धर्म की एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन होता है और अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति में कोई भी महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आता। इस दृष्टिकोण से इस उपमहाद्वीप की अपार विविधता की भी उपेक्षा की हो जाती है। इस काल विभाजन को आज बहुत इतिहासकार ही स्वीकार करते हैं। अधिकतर इतिहासकार आर्थिक तथा सामाजिक कारकों के आधार पर ही अतीत के विभिन्न कालखंडों की विशेषताएं तय करते हैं। पिछले साल आपने जो इतिहास पढ़े थे उसमें प्राचीन समाज के कई प्रकार के समावेश था, जैसे शिकारी, संग्राहक, आरंभिक दौर के कृषि कर्मी, शहरों और गांवों के निवासी और प्रारंभिक दौर के राज्य और साम्राज्य। इस साल आप जो इतिहास समाजों के विस्तार, क्षेत्रीय और सामाजिक राज्यों के उदय, कभी कभी तो ग्रामवासियों और वनवासियों की कीमत पर प्रधान धर्मों के रूप में हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म विकास और यूरोप के व्यापारी कंपनियों के आगमन के बारे में विस्तार से जानकारी मिलेगी। भारत के इतिहास के ये साल अनेक बदलाव के साक्षी रहे हैं। आखिर 16वीं, 17वीं शताब्दी, 18वीं या 11वीं शताब्दी में काफ़ी भिन्न थी। इसलिए इन सारे कालों को एक ऐतिहासिक इकाई के रूप में देखना समस्या से खाली नहीं है। फिर मध्यकाल की तुलना प्रायः आधुनिक काल से ही की जाती है। आधुनिकता के साथ भौतिक उन्नति और बौद्धिक प्रगति का भाव जुड़ा हुआ है। इससे आशय यह निकलता है कि मध्यकाल रूढ़िवादी था और उस दौरान कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं। लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा नहीं था। इन हजारों सालों के दौरान उपमहाद्वीप के समाजों में प्राय परिवर्तन आते रहे और कई क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था तो इतनी समृद्ध हो गई थी कि उसने यूरोप की व्यापारी कंपनियों को भी आकर्षित करना आरंभ कर दिया। इस पुस्तक को पढ़ते समय आप परिवर्तन के चिन्हों का यहाँ सक्रिय ऐतिहासिक प्रक्रियाओं पर ध्यान देते चलें, और जब भी संभव हो सके इस पुस्तक को आप पढ़ रहे हैं उनकी तुलना आप पिछले साल पढ़ी हुई बातों को से कर सकते हैं की कोशिश कर सकते हैं। जहाँ भी संभव हो सके यह देखने की बदलाव भी और वो कहाँ नहीं, और आज अपने आसपास की दुनिया पर नज़र डालकर भी यह देखें कि और भी क्या कुछ बदला है या वैसा ही रहा है। अतीत में विदेशी किसे कहा जाता है? विदेशी उसे कहते हैं जो अनजान व्यक्ति रहता है, उसे विदेशी कहा जाता था। इस नीचे दिए सही गलत। सन 1700 के बाद काल में संबंधों में भी लेखाकार नहीं मिलते थे। सही है, गलत है ये। इस काल के दौरान मराठों ने अपने राजनीतिक महत्व की स्थापना की। हाँ, किया था। इस काल यानी कि 700 से 1750 ईस्वी के बीच मराठा ने किया था लास्ट में जाकर।
कृषि केंद्रित बस्तियों के विस्तार के कभी कभी वनवासी अपनी जमीन को उखाड़कर बाहर कर दिया जाते थे। ये क्या कर रहा है? कृषि केंद्रित बस्तियों के विस्तार के साथ कभी कभी वनवासी अपनी जमीन को से उखाड़ बाहर कर दिए जाते थे। पता नहीं, ये लगता है वनवासी अपनी जमीन को उखाड़ कर बाहर कर, जैसे कि वनवासी अपनी इस काल में वनवासी अपने क्षेत्र को अधिक विस्तार करना चाह रहे थे कृषि के लिए, तो हाँ उसे हटाया भी जाता था। ये सही कह रहा है। हाँ, वनवासी को उखाड़ कर फेंक भी जैसे कि वहाँ पर निवास करने वाले, अगर वहाँ पेड़ काट दिया जाए तो निवास करने वाले लोग वहाँ नहीं निवास किया करते थे, फिर हट जाते थे। वही कह रहा है, ये बात सही है। सुल्तान गयासुद्दीन बलबन असम, मणिपुर या कश्मीर के शासक था। ये नहीं, यह दिल्ली का शासक था। अभिलेखगार में अभिलेख रखे जाते हैं, अभिलेख हो जाएगा। 14वीं सदी का इतिहासकार था, मिन्हाज उस सिराज था 14वीं सदी का इतिहासकार। इस कालखंड के दौरान लाई गई कुछ नई फसलें, जो फसलें दिया हुआ है उस टाइम में, जो कि अरबों द्वारा लाया हुआ था, वहाँ पर लिस्ट बनाया हुआ है। चलिए मिलता हूँ नए चैप्टर में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। और इस चैप्टर में कुछ खास नहीं था, वही पढ़ना क्या है वही बता रहा था, इसको उतना सीरियस नहीं लीजिएगा। चलिए मिलता हूँ एक नए वीडियो में, जो कि इसका सेकंड चैप्टर रहेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।